हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट में स्टेनो की वैकेंसी लगभग आप सभी की हर साल देखने को मिलती है। अब ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स जिनको इस डिपार्टमेंट में एज ए स्टेनो पोस्टिंग मिलती है, तो आगे किस तरीके से जॉब प्रोफाइल रहती है, ट्रेनिंग किस तरीके से रहती है, प्रमोशंस आपके किस तरीके से रहते हैं, आपको पोस्टिंग किस तरीके से मिलती है, बाकी अदर बेनिफिट्स यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, साथ ही आपकी सैलरी स्लिप आपकी किस तरीके से आपकी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट आपके किसके अंडर में आता है और इसका वर्क क्या होता है। तो यहाँ पर आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि ये एक तरीके से पुलिस को असिस्ट करता है। जो भी पुलिस को प्रॉब्लम्स फेस होती है उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में नई नई चीज़ें डेवलप करना, साथ ही जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें काम आपका रहता है। एक तरीके से असिस्टिंग डिपार्टमेंट है पुलिस के लिए। दूसरी चीज़, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई 2019 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा। तो मोटा मोटा यहाँ पे आपका लगभग 7 से 8 महीने ज्वाइनिंग में लग जाते हैं। इवन एलडीसी जो सीएचएसएल के थ्रू आपकी रहती है, वहां पर भी एलडीसी की भी वैकेंसी आपकी बीपीआरडी में निकलती है। अब यहाँ पर जैसे ही आपके डोजियर्स एसएससी से इनके हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में वहां पर भेजे जाते हैं, उसके बाद से आपका स्टेट प्रेफरेंस वगैरह आपका प्रोसीजर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर फाइनली जब ये सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एक लेटर इश्यू किया जाता है जो कि आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड रहता है, जिसमें आपका साफ साफ ये मेंशन रहता है। स्टार्टिंग में आपका नाम रहता है, मैं आपको एक सैंपल आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपका नाम रहता है, एड्रेस रहता है, उसके नीचे आपको दिया होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लाने हैं, और बाकी आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी दिया होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म सारी चीजें फिल करके लानी होती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो गई, एज रिलैक्सेशन वाला जैसे मान लीजिए एससी एसटी ओबीसी वाले क्लेम करते हैं, फिर आपका हो गया जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा आपका फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग टेकन, ये सारी चीजें आपको वहां पर ले जानी होती है, वो सारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, टेकिंग ऑफ ओथ ऑफ एलिगेशन, फेथफुलनेस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस फ्रॉम सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये लगभग 6 चीजें जो है ये आपको पूरी फिल करके पूरा सिग्नेचर करके आपको ले जानी होती है। जब ये सारी चीजें और डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब ये तो रहा ज्वाइनिंग का प्रोसीजर। अब होता क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद फाइनली आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बुला लिया जाता है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आपकी किस तरीके से रहती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग के इनके खुद के इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपके हैदराबाद, गाजियाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, इन जगह पे आपके रहते हैं। में भी कई सारे और भी होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपके कोर्स कैलेंडर वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बाकी आपका भोपाल में है, तो बाकी कई सारे अलग अलग रहते हैं, लेकिन मेनली जो इनके इंस्टीट्यूट है वो आपके 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपकी कंडक्ट कराई जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे आपके प्रमोशंस आपके रहते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों जो है वो आपका 4200 ग्रेड पे के रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों को आपको कंबाइन करके स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 कर दिया गया, जो कि आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड ए से भी आप इसको जान सकते हो। और बाकी जो पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड थी जो कि 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी थी, इसको दोबारा से रीडिजिग्नेट करके इसको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 कर दिया, जो कि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड बी भी आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि सबसे पहला जो इसका प्रमोशन होता है वो आपका 4200 ग्रेड पे रहता है। तो 4200 ग्रेड पे पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस आपको यहाँ पर जरूरी होती है। जैसे ही आप 10 इयर्स की सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जिस हिसाब से आपकी सीनियरिटी लिस्ट होती है उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रमोशन है वो आपका कर दिया जाता है। पहले क्या होता था, पहले 4200 ग्रेड पे के लिए भी आपकी अलग से रिक्रूटमेंट निकला करती थी, लेकिन बाद में आपका ये जो है ये आपका डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू ही आपका ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपका आने लगा है। अब यहाँ पे जैसे ही आप 4200 ग्रेड पे पहुंचते हैं, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे बाकी अदर डिपार्टमेंट जैसे सीबीडीटी में आपके इंस्पेक्टर बनने के चांसेस रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी
एग्जाम का कोई भी नहीं है कि नहीं आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। प्राइवेट सेक्रेटरी का 4600 ग्रेड पे का रहता है, आपका गेस्टेड पोस्ट होती है और इसका जो प्रमोशन होता है आपका 5 इयर्स का आपका रहता है। इसके बाद आपका सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का होता है और इसके बाद जो आपका प्रमोशन आपके सारे रहते हैं जो कि 4800 ग्रेड पे का रहता है, वो आपके 5 साल में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रमोट होते धीरे धीरे जाते हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कि प्रमोशन आपके बहुत इजीली हो जाते हैं, उस हिसाब से नहीं होता है। 4200 ग्रेड पे का प्रमोशन पहुंचने के लिए मिनिमम आपको 12 से 13 साल कहीं ना कहीं आपके लग जाते हैं। और एक चीज यहाँ पे बता दो कि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पोस्टिंग को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपकी कहीं पर भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर ट्रांसफर्स की भी आपकी पॉलिसी है कि आप 3 साल बाद आप ट्रांसफर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप चाहो तो ट्रांसफर्स ले सकते हो। लेकिन हर जगह इनके जो ये जो डिपार्टमेंट है इसकी पोस्टिंग हर जगह पे आपकी नहीं होती। तो मेनली अगर आप चाहो होम पोस्टिंग के लिए तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ होम पोस्टिंग के लिए। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस जो हैं वो आपके ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आगे आपका जो आपका छुट्टी वगैरह रहती है वो आपका किस तरीके से रहती है, किस तरीके से आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो यहाँ की जो आपकी छुट्टी रहती है वो आपकी बाकी जो अदर डिपार्टमेंट जिस हिसाब से आपका ईएल आपकी 30 दिन की मिलती है, सीएल आपकी 8 सीएल 2 आरएच मिलती है, बाकी मेडिकल हर साल आपको 20 मिलती रहती है। साथ ही अगर हम बात करें वर्क टाइम की, तो ऐसा कोई भी मतलब डेफिनेट नहीं है कि नहीं हाँ आपको 9:30 से 6 बजे तक ही काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो आपको 9:30-10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना हो। और मेनली कई बार कुछ ऑफिस में आपका 6 बजे भी आप छूट जाते हो, कहीं भी आपका वर्कलोड ज्यादा रहता है तो आपका 6 से 7 भी बच जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आप अगर 6 बजे का टाइम है तो आप 6 बजे ही छूटोगे, ये डिपेंड करता है आपके ऑफिसर्स के ऊपर। और आपकी ये जॉब है मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती है और आपको सैटरडे संडे यहाँ पर ऑफ मिलता है, जो कि बाकी अदर डिपार्टमेंट में जैसा कि आप सभी का रहता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसीजर रहता है स्टेनोग्राफर का बीपीआरडी में वो आपका रहता है। बाकी अगर आपके मन में कुछ अलग भी डाउट्स है जो मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं बताए हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके।